बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा या मातृभाषा में सार्थक और अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा होते हैं। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषा एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन ये बताया गया कि मातृभाषा में अगर एजुकेशन दिया जाए तो जो ये ज़्यादा बेहतर होती है, इसलिए कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन ये बेहतर होगा कि ये ग्रेड 8 तक और उसके आगे भी अगर हो सके तो शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। इससे काफ़ी अच्छे हेल्प मिलती है बच्चों को सीखने के लिए। इसके बाद इसके बाद जब हम घर या स्थानीय भाषा लेते हैं, इसके जो घर में जो नॉर्मली जो बोली जाती है, इसके बाद घर या स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालन करेंगे। तो ये आपका नई शिक्षा नीति के जो नई शिक्षा पद्धति है उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिद्धांत, इसके जो कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड है। विज्ञान सहित सभी विषय, जितने भी सब्जेक्ट्स है, विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक को घरेलू भाषाओं या मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोले जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हुए, वहां शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद जो कम्युनिकेशन होते हैं, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ तक संभव हो सके वो घर की भाषा बनी रहेगी। ये कंसेप्ट हमारे 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें रखा गया है। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा या मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, उनको द्विभाषी शिक्षण, बाइलैंग्वेज जिसे कहते हैं, द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी अप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं, तो हम दोनों मिला के करते हैं, इसे कहते हैं द्विभाषी कहते हैं। अगर किसी का बंगाली है तो बंगाली और इंग्लिश ऐसे इस तरह के मिला के अगर द्विभाषी में करनी है तो सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा के माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। फिर 12 पॉइंट क्या दिया गया है, जैसे ये सारे चीज़ें याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बताई गई है। जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो 2 से लेके, अगर मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो इसको भी आप ख्याल रखना, ये पाया गया है कि 2 से लेकर के 8 वर्ष की आयु के बीच में बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं। यह बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है। फाउंडेशन स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ एक्सपोजर दिए जाएंगे। ये आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया गया है। सभी भाषाओं को न्यू एजुकेशन मतलब 2020 का जो पॉलिसी है, सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे संवादात्मक बातचीत होगी और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ
ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य उन सरकारों की ओर से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से जो संविधान की 8वीं अनुसूची, ये एग्जाम में बन जाती है, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। तो जो लैंग्वेज टीचर है उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में 2020 में। राज्य विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य अपने अपने राज्य में त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाने के लिए और साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीकी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। जो टेक्नोलॉजी के है उसके बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। 13 पॉइंट है संवैधानिक प्रावधानों, लोगों और क्षेत्र और संघ के आकांक्षाओं और बहुभाषावाद एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के इस फॉर्मूले में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय हों। विशेष रूप से जो छात्र 3 में से 1 या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषाओं में, जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, उसको माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा। ये नई शिक्षा पद्धति में 2020 में रखा गया है। तो आप सोचो कि जब आपको नई शिक्षा पद्धति के बारे में कोई भी अगर आपको कुछ चाहे एग्ज़ाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए कुछ भी जानने होंगे, कितनी बारीकियाँ आपको स्टडी होने चाहिए। केवल ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा, ये बहुत सारे बारीकियाँ है, अलग अलग पॉइंट्स के रूप में बनाया गया है, इसको आपको सब कुछ जानने होंगे। तभी आप अगर आपसे कोई बात करेंगे तो आप इनको रिकमेंडेशन कर सकते हो, आप उनको सजेशन दे सकते हो और ख़ुद के लिए भी आप अपने आप को बना सकते हो। जैसे आप देख रहे हो इसमें कि लैंग्वेज टीचर का बहुत ज़्यादा आपका डिमांड होने वाली है, डिमांड इसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इतने अगर लैंग्वेज के बारे में जिस तरह से हमें कोशिश की जा रही है, तो जिनको लैंग्वेज में कमांड है या जो लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे मतलब जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बात कही गई है। इस संबंध में हम 14 पॉइंट पे हैं। इस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाले विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी दोनों विषय पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके। जैसे कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से है। आप अगर संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को जांचोगे, आप देखोगे कि जितना वॉइस कमांड पे जितने भी चीज़ें बन रही है, उसका मेन आधार उसमें संस्कृत से मिलती है, उनको टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट का। यहाँ तक कि कंप्यूटर में जो हम डिज़ाइन की गई है, तो लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर का खुद का भी आपका एक दूसरा मतलब ये नहीं, मैं जो बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कि हम सी या जावा की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर का जब हम डेवलप करते हैं
तो उसमें जब हम ओएस वगैरह बनाते हैं और भी कई चीज़ें बनाते हैं तो उसमें खुद की उसमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और वो लैंग्वेज संस्कृत से ली गई है, क्योंकि संस्कृत के अलावा और कोई लैंग्वेज उसको सपोर्ट ही नहीं किया। तो इतनी जितनी आप सोचो कि कंप्यूटर का जो इतनी ज़्यादा जो बड़ी मात्रा में जो उपयोग होती है, तो उसका देन भी क्या है आपका, ये हमारे भारतीय भाषा है, संस्कृत भाषा है। तो भारतीय भाषा को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होती है। इसलिए हम देखते हैं कि ये भारतीय भाषा में जो वैज्ञानिकता है उसमें आपका वर्ल्ड के रैंकिंग में भारतीय भाषा का रैंक बहुत अच्छी है। जितने लैंग्वेज का जो रैंकिंग की गई है इसमें इंडियन लैंग्वेज का बहुत अच्छी रैंकिंग है। इसमें लिटरेचर से लेकर के आपका बाकी साइंस के कंटेंट से लेकर के बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे बताए, मतलब अच्छे रूप में हमें मिलते हैं हमको। जैसे आपका जो साउथ के कुछ लैंग्वेजेस है, जैसे तमिल हो गया, फिर आपका तमिल, तेलुगु, बंगाली, हमारे जो आपका इधर का नॉर्थ इंडिया का जो आपका जो लैंग्वेज है बंगाली हो गया, साउथ इंडियन का लैंग्वेज हो गया जैसे आपका तमिल, तेलुगु इत्यादि, इसमें लिटरेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा उन्नत है। इसलिए सबसे वैज्ञानिक और सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से ये है, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य, गद्य और कविता दोनों, इनके विशाल भंडार है। इन भाषा में लिखी गई फिल्म, संगीत और साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भंडार और इनके साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए। ये नई शिक्षा पद्धति के लक्ष्य है। 16 पॉइंट इसमें बताया गया कि इस प्रकार देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक मज़ेदार प्रोजेक्ट गतिविधि में भाग लेगा। उदाहरण के लिए ग्रेड 6 to 8 में एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पहल होगा। इस प्रोजेक्ट या गतिविधि में छात्र अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, जिसके तहत उनके सामान्य आपका जो भावनात्मक हो गया या वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला, उनके लिपियों और उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और जो ओरिजिन जिसे कहते हैं, उद्भव, उनको ढूंढने से लेकर इन भाषा के समृद्ध अंतर प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल है। वे ये भी जानेंगे कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोलते हैं, आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना उनको समझेंगे, और भारत की हर प्रमुख भाषा में कुछ पंक्तियाँ और उनके प्रत्येक के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में कुछ कहना सीखेंगे। आवश्यक अनुवाद के माध्यम से इस तरह की गतिविधि से उन्हें भारत की एकता और सुंदर सांस्कृतिक विरासत और विविधता, इन दोनों का एहसास होगा, और अपने पूरे जीवन में और पूरे जीवन भर में वे भारत के अन्य हिस्से के लोगों से मिलने जुलने इनमें सहज महसूस करेंगे। ये प्रोजेक्ट या गतिविधि एक रुचिकर और आनंददायी गतिविधि होगी, और इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होगा। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ जिन्हें संस्कृत ज्ञान प्रणाली के रूप में जाना जाता है, इनके विशाल खजाने हैं। इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ साथ
गैर धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्ष में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। जो मैं बता रहा था आपको संस्कृत के बारे में, ये उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प और अनुभवात्मक होने के साथ साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक है, जिसमें संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग शामिल है और विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल के स्तर पर संस्कृत पाठ्य पुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने यानी STS और उसके अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए एक सरल मानक संस्कृत इसमें लिखा जा सकता है। 18 पॉइंट है, भारत में शास्त्रीय तमिल, जब आपको मैं बात कर रहा था, भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है। इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त पाली, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख और समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। संस्कृत के अलावा भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी और प्राकृत शामिल है, स्कूलों में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में अनुभवात्मक और अभिनव अप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहे। सभी भारतीय भाषाओं जो समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान को अपने में संजोए हुए हैं, इसके लिए भी इसी प्रकार से कोशिश अर्थात प्रयास किए जाएंगे। देश के बच्चों के संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए सार्वजनिक या निजी सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के पास भारत की शास्त्रीय भाषा और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। याद रखना क्या क्या बताया गया है कि भारत की शास्त्रीय भाषा और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का मौका या 2 साल सीखने का विकल्प होगा नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उस पर जो रखा गया है। अनुभवात्मक और नवीन विधियों जिसमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण भी शामिल होंगे, इसके माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक इसके विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे। मिडिल से लेकर सेकेंडरी स्तर तक और यहाँ तक कि इसके आगे भी इनका अध्ययन करते रहना उनके पास एक विकल्प के रूप में होगा। 20 नंबर पॉइंट है, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापान, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जाने और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने फिरने की सहजता को बढ़ा सके, क्योंकि उनको लैंग्वेज आएगा तभी तो सब जगह जा पाएंगे और अपने बातों को दूसरों तक बता पाएंगे। इसलिए ये भी रखा गया। कितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मैनेज किया गया है नई शिक्षा पद्धति को। सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से
समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से भाषाओं के सांस्कृतिक पहलू, जैसे अभी देखो भाषा सीखने के बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, तो ऐप्स बहुत हेल्प करता है आपके अपने समय के अनुसार। आपके ऐसे संस्कृत सीखने के भी काफ़ी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, तो उसको उपयोग करते हुए जैसे आप कभी लाइव क्लास ले पाते हो नहीं ले पाते हो, बहुत से कंडीशंस होते हैं ना, तो उसके लिए भी एक तो आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक है जिसमें आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाते हो, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कई बार लिंक शेयर भी किया है ग्रुप में, हर महीने होते हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसमें एग्ज़ाम देने के बाद आप सर्टिफिकेट भी पाते हो। और इसमें बहुत सारा ऑप्शंस भी है, काफ़ी कुछ, जिसमें आपको संस्कृत ग्रामर सीखना या खाली स्पीकिंग सीखना बोलना, और आप या फिर आपका वेद इत्यादि का अध्ययन के लिए, अगर जो ग्रंथों के अध्ययन के लिए भी आपका अलग से बने हुए सारा चीज़ें, वहाँ अच्छे अच्छे शिक्षक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं अपनी रुचि और समय के अनुसार और अपने आवश्यकता के अनुसार, लेकिन करना चाहिए। ये आपको सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार की तरफ से ये आपका मैंने कई बार लिंक शेयर किए हैं, आप लोग लाइव क्लास ले सकते हो। और इसमें टाइम की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे सुबह का भी है, दोपहर का भी है, रात का भी है अलग अलग टाइमिंग में। 1 मंथ के कोर्स से शुरू होते हैं संस्कृत के आपका विस्तार के लिए, और कोई भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया में। और काफ़ी अच्छे प्रयास हैं, काफ़ी अच्छे अध्यापक भी हैं, और आप उनको सीख सकते हो। तो इसी तरह से बताया गया है कि सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से भाषाओं के सांस्कृतिक पहलू जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन को बहुत ज़्यादा महत्व है, काव्य और संगीत, इनको जोड़ते हुए और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा। फिर 22 नंबर पॉइंट पे है, भारतीय साइन लैंग्वेज, इनको देश भर में मानकीकृत किया जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा, और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। जो दिव्यांग होते हैं उनको, जिनको आपका जो बधिर के श्रेणी में आते हैं, उनके लिए जहाँ संभव और प्रासंगिक हो वहाँ स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा। अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षा क्रमीय एकीकरण। हालांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल और अभिनव, अनुकूलीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी ज़रूरी होता है। भाषाओं और प्रवीणता के अलावा इन कौशलों में शामिल होते हैं वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्युनिकेशन चिंतन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिंग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण संबंधी जागरूकता जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ सफाई शामिल है, और समसामयिक मामलों और स्थानीय समुदायों, राज्य, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दे का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान।
अगला पॉइंट है आपका प्रासंगिक चरणों में समसामयिक विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई कहते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग, हॉलिस्टिक हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा इस समय व्यापक आपका अपॉर्चुनिटी है। हॉलिस्टिक हेल्थ का सबसे बड़ी हेल्थ आपका असर पड़ती है कि हमारे तनाव ख़त्म होती है। जब तनाव ख़त्म होती है तो आज के विज्ञान मेडिकल साइंस भी कहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपका बीमारियां होती है उसका संबंध तनाव से होती है। जब आपका हॉलिस्टिक हेल्थ जितने स्ट्रांग होंगे स्ट्रेस लेवल उतनी ही घट जाती है और उसके साथ आने वाली जो अलग अलग जो बीमारियां होती है वो बीमारियां भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कुछ बीमारी आज ही नहीं पैदा होती है। जो बीमारी आज दिखती है उसकी शुरुआत बहुत सालों पहले होती है। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की शुरुआत ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है। बॉडी सिग्नल देती है, हम समझ नहीं पाते हैं या इग्नोर करते हैं। इसको बहुत पहले से ही बॉडी सिग्नल देती रहती है। लेकिन अगर हम हॉलिस्टिक हेल्थ में हम जाएंगे तो हमारे इन रीज़न का जिस वजह से बिगड़ती है, ये बिगड़ने का जो कंसेप्ट है पूरा आपका रिवर्स हो जाएगा और हम बीमार पड़ने से बच जाएंगे। इसलिए हॉलिस्टिक हेल्थ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और हॉलिस्टिक हेल्थ से हम समझते हैं कि इसका हमारे मन में, शरीर में, हमारे विचारों में कैसे हेल्थ इफेक्ट आती है। और विचार ही ऊर्जा होती है। जिस तरह के विचार होंगे उस तरह के ऊर्जा होंगे और वो ऊर्जा आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो जितना मैकेनिज्म होती है, जैसे आपका हार्मोनल आपका जो इफेक्ट होती है, हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होती है इन सबको प्रभावित करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब कोई गुस्से में आता है तो क्या होती है, उसका हार्मोनल आपका सिक्रेशन में चेंजेस आते हैं। तो ज़्यादा जो हमेशा गुस्से में रहते हैं तो उनको बहुत तरह की बीमारी अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि उनका जो केमिकल का जो सिक्रेशन है वो बॉडी को डिस्टर्ब करता है, मन को डिस्टर्ब करता है। इसलिए हॉलिस्टिक हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है हमारे सारे बीमारियों को ठीक करने में और उनके ना होने में, या अगर होते हैं तो हॉलिस्टिक हेल्थ का बिगड़ने से, जिसका संबंध डायरेक्टली यम नियम से होते हैं। इन सबों का बहुत वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम इसको जानेंगे, पहले के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत भी मैं जानता बहुत लोगों को जिन्होंने आपका जो हॉलिस्टिक हेल्थ को यानी प्रभु को जिन्होंने अपनाए हैं, जिन्होंने उनके प्रति अपने समर्पण किए हैं, उनके भक्ति किए हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा करते हैं, जितने मात्रा में जिन लोगों में ये चीज़ें जितनी ज़्यादा होती है उनके जीवन में उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ी आपका कनेक्शन है, जिसके साथ समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने पड़ेंगे और अपने आप को हमेशा एनालिसिस करने पड़ेंगे कि कितनी ज़्यादा हॉलिस्टिक हेल्थ का डायरेक्ट संबंध है। और अगर कोई इंसान को बीमार पड़ता है तो आज के हिसाब से आर्थिक रूप से भी उसके इतना नुकसान होता है, तो हॉलिस्टिक हेल्थ आपको उस नुकसान से भी आपको सेव करता है, बचाता है अपने आप को, अपने अपनों को या बाकी लोगों को। तो ये आपका आर्थिक स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा करता है। और जब आर्थिक स्वास्थ्य अच्छे होंगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छे होंगे, तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे होंगे, और जब शारीरिक भी अच्छे होंगे तो फिर आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ऐसे लोगों से मिलना जुलना, उनसे काम करना। तो इससे हर तरह के हेल्थ में असर करता है एकदम डायरेक्टली, जब आप इसको समझोगे तो। इसलिए हॉलिस्टिक हेल्थ, फिर ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा इत्यादि जैसे समसामयिक विषयों की शुरुआत सहित सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को डेवलप करने हेतु समुचित शिक्षा क्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय कदम उठाए जाएंगे। ये माना जाता है कि गणित और गणितीय सोच भारत के भविष्य और कई आगामी क्षेत्र और व्यवसाय को नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन उभरते हुए क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार गणित और कम्युनिकेशनल सोच को विभिन्न प्रकार के अभिनव तरीके के माध्यम से फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों जिनमें
पहेलियाँ और गेम का नियमित उपयोग शामिल हैं, जो गणितीय सोच को अधिक आनंददायी और आकर्षक बनाते हैं। इनके माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। मिडिल स्कूल के स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियाँ शुरू की जाएगी। कि कोडिंग जानना बहुत अच्छा होता है, इससे आप बहुत तरह के ऐप को डेवलप कर पाते हो और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। कोडिंग को जब आप सीखते हो कंप्यूटर साइंस में, तो आप ये सोचो कि जब ऐसे बच्चों में जाएगा जिस तरह से बताया गया है, तो उनका मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होंगे। उनको लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, उनको नए टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है, उनको हमारे देश की जितना धरोहर है, जो हमारे आध्यात्मिक सामाजिक सारा चीज़ों को लेके उनको सीखने का आपका मौका मिल रही है। उनको विदेशी भाषा सीखने का मौका मिल रही है। वो हमारे देश के जो पढ़ी हुए चीज़ों को दुनिया के सामने लेके जा सकते हैं। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा या बाकी हॉलिस्टिक हेल्थ सारा चीज़ों को लेके जा सकते हैं। वहाँ हमारे नई टेक्नोलॉजी को भी सीख रहे हैं। तो इस तरह से जब पूरा विश्व में हमारे बातें जाएंगे, तो उससे हमारे आर्थिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा और देश विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। इतनी ज़्यादा चीज़ों को इम्पैक्ट करके इसमें बनाई गई है। प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदाय द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण आदि का एक जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। और इसका फ़ायदा भी क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप किसी और पर नौकरी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इनमें से किसी में भी अगर आपका एक्सपर्टाइज बन जाती है, तो आपको एक आजीविका या रोजगार के लिए आप खुद को प्रमोट कर पाओगे, अपने आप को तैयार कर पाओगे। हो सकता है कि आप किसी और को भी नौकरी दो, अगर आप ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में अगर काम करो। तो इनमें से किसी न किसी से होगा ही। जैसे आपको जो व्यावसायिक शिल्प क्या होती है, जैसे बढ़ईगिरी हो गया, बिजली का काम हो गया। बिजली का काम कोई जानेगा तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, तो भी तो बिजली का काम के लिए उसको, आज जानती है हर जगह पे आपको मैकेनिक की ज़रूरत होती है, घर में या आपका हर जगह पे, तो उसको काम मिलता ही रहेगा। धातु का काम, बागवानी मतलब आपका जो गार्डनिंग करना, तो गार्डनिंग करने के बारे में जानकारी होगी। तो आज इस समय पॉल्यूशन की मात्रा इतनी ज़्यादा है, बागवानी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि पॉजिटिविटी और आपका ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है जब पार्क इत्यादि से, तो उन जगह मिल जाएंगे। मिट्टी के बर्तन का निर्माण, आज जानते हैं मिट्टी का बर्तन कितनी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मिट्टी सबसे पवित्र होता है और उसमें अगर खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाती है। इन सबको प्रमोट करेगा। तो इससे क्या होती है कि जो आपका जो बेरोजगारी दूर होने का भी बहुत हेल्प मिलेगा, रोजगार भी प्राप्त होंगे। आपका सेल्फ आपका एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं, स्वयं रोजगार। ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को NCFSE इनको 2020-21 को तैयार करते हुए NCERT द्वारा उचित रूप से डिज़ाइन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थियों को एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, जबकि वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक विषय को समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वर्ष भर में ऐसे बस्ता रहित दिनों को विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक हस्तकला को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे क्या होती है बोलो? बस्ता रहित मतलब क्या? आप बुक से हट के आप खुद करके सीखते हो या आप अपने आप को इन्वॉल्व करके सीखते हो। ये जो आपका लर्निंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक जाती है, ये लर्निंग आपको बहुत हेल्प करता है। इसलिए कहा गया कि बस्ता रहित मतलब खाली आप अपने एक्टिविटी से सीखते हो।
बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के महत्व के स्थानों, स्मारकों का दौरा करने, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गांव, तहसील, जिला, राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोजर दिया जाएगा। भारत का ज्ञान में आधुनिक भारत और उसकी सफलता और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान भी शामिल होगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना शामिल होगी। इन तत्वों को पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक होंगे वहाँ वैज्ञानिक तरीके से एक सटीक रूप से शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित कवर किया जाएगा। और गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ साथ शासन, राज व्यवस्था, संरक्षण आदि विषयों में शामिल किया जाएगा। जनजातीय एथनो औषधीय प्रथाओं, वन प्रबंधन, पारंपरिक यानी जैविक फसल की खेती, प्राकृतिक खेती आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी एक वैकल्पिक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में छात्र के लिए उपलब्ध होगा। मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स और विषयों को सीखने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती है। पूरे स्कूल पाठ्यक्रम के दौरान विज्ञान और अन्य क्षेत्र में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तियों पर वीडियो वृत्तचित्र दिखाए जाएंगे। छात्रों को सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बताया गया आपका 27 नंबर पार्ट में 4th चैप्टर के। 28 में बताया गया है कि विद्यार्थियों को कम उम्र में ही सही करने के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढांचा दिया जाएगा। बाद के वर्षों में इन मुद्दों को विभिन्न थीम जैसे धोखाधड़ी, हिंसा, साहित्यिक चोरी, गंदगी फैलाना, सहिष्णुता, समानता, समानुभूति, एक होती सहानुभूति, एक होती समानुभूति, दोनों में अंतर होता है। समानुभूति मतलब समान अनुभूति, सहानुभूति मतलब सह अनुभूति, दोनों का टर्म का बहुत आपका अलग अलग मतलब होता है। इसको हम लोग आपका होती है कि हम कहते हैं कि एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है, इंग्लिश में अलग अलग, तो इस तरह से सबका अलग अलग होती है। इत्यादि की मदद से विस्तार दिया जाएगा जिसमें बच्चों को अपने जीवन काल का संचालन करने में नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए भी सक्षम बनाने, कई दृष्टिकोणों से एक नैतिक मुद्दे के बारे में तर्क करने और निर्णय लेने और सभी कार्यों में नैतिक आचरण को अपनाने में सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस तरह विकसित हुए नैतिक बोध के चलते पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे क्या क्या होती है संवैधानिक मूल्य में सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद, नैतिक आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता, बुजुर्गों के लिए सम्मान, सभी लोगों और उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का सम्मान, पर्यावरण के प्रति सम्मान, मदद करना, शिष्टाचार, धैर्य, क्षमा, समानुभूति, सहानुभूति नहीं सहानुभूति बहुत ऊपर की लेवल की चीज़ है, सहानुभूति से बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। करुणा, देशभक्ति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, अखंडता, जिम्मेदारी, न्याय,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सब मिला के क्या हुआ आपका संवैधानिक मूल्य हो गया। इनको विद्यार्थियों में विकसित किया जाएगा। बच्चों को पंचतंत्र की मूल कहानियाँ, इनको आपका जातक, हितोपदेश और अन्य मजेदार दंत कथाओं और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियों को पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा या मिलेगा। और वैश्विक और साहित्य पर उनके प्रभावों के बारे में भी वे जानेंगे। भारतीय संविधान के अंश भी सभी छात्रों के लिए पढ़ना आवश्यक माना जाएगा। स्वास्थ्य में बुनियादी प्रशिक्षण, जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा शामिल है। इनके साथ ही साथ शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के हानिकारक और विपरीत प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। क्योंकि अगर हमको वैज्ञानिक व्याख्या पता रहेगा कि इन मादक पदार्थों से हमारे शरीर और मन पे क्या असर पड़ती है, तो मैक्सिमम ऐसा होगा कि बच्चे इससे दूर रहेंगे या लोग इससे दूर रहेंगे। फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके बाकी सभी स्तरों तक पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र को एक मजबूत भारतीय और स्थानीय संदर्भ देने की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। इसके अंतर्गत संस्कृति, परंपराएं, विरासत, रीति रिवाज, भाषा, दर्शन, भूगोल और प्राचीन समकालीन ज्ञान, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएं, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके आदि सभी पक्ष शामिल होंगे, जिससे शिक्षा यथासंभव रूप से हमारे छात्रों के लिए अधिकतम भरोसेमंद, प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बने। कहानियों, कला, खेलों, उदाहरणों और समस्याओं आदि का चयन जहाँ तक संभव हो भारतीय और स्थानीय भौगोलिक संदर्भ के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन, नए विचारों और रचनात्मकता को निखारने का अवसर प्राप्त होंगे। स्कूल के शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 30 नंबर आर्टिकल में है। स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यचर्या, इनके जो इनके आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों एवं अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद NCFSE दस्तावेज की प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा। स्थानीय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी और भरे हुए लचीलेपन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ साथ स्कूल के पाठ्यपुस्तकों में भी बदलाव होने चाहिए। सभी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री, चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग के साथ इनको शामिल करना होगा। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ संभव हो शिक्षकों के पास भी तय पाठ्यपुस्तकों में अनेक विकल्प होंगे। उनके पास अब ऐसे पाठ्यपुस्तक के अनेक सेट होंगे जिसमें अपेक्षित राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री शामिल होंगी।
इसके चलते जब ऐसा हो जाएगा तो इसके चलते हुए ऐसे तरीकों से पढ़ा सके जो उनकी अपनी शिक्षण शास्त्रीय शैली और उनके छात्रों की एवं सामुदायिक ज़रूरत के मुताबिक हो। छात्रों को और शिक्षा व्यवस्था पर पाठ्य पुस्तकों की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए यह इस तरह की गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत या उत्पादन मुद्रण की लागत इस पर मुहैया करवाया जाएगा। यह उद्देश्य एनसीईआरटी के संयोजक में एनसीईआरटी द्वारा विकसित उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक सामग्री को सार्वजनिक परोपकार भागीदारी और क्राउड सोर्सिंग द्वारा वित्त पोषित किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल विशेषज्ञों को ऐसी उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को लागत मूल्य पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम जो जहां तक संभव हो एनसीईआरटी द्वारा तैयार और एनसीएफएसई पर आधारित हो सकते हैं तैयार करेंगे और पाठ्य पुस्तकों जो जहां तक संभव हो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक सामग्री पर आधारित हो सकते हैं इनको तैयार करेंगे, जिसमें स्थानीय आस्वादों और सामग्री को ज़रूरत के अनुसार शामिल किया जाएगा। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी ताकि सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पर्यावरण को संरक्षित करने और व्यवस्थात्मक बोझ को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनसीईआरटी द्वारा सभी पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी भी हम डाउनलोड करके प्रिंट करते हैं, लेकिन इसको भी मेंशन किया गया है कि ऐसा भी हमें करने होंगे। 33 नंबर में बताया गया कि पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में उपयुक्त परिवर्तन के जरिए स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकों के बोझ को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी स्कूलों और शिक्षकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाएंगे। यहाँ तक हमने आज किए। इसके बाद हम करेंगे अगले क्लास से विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन, इनको कैसे स्टडीज करके कैसे हमें आगे इसको अप्लाई करने हैं, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। होपफुली कि संडे का छुट्टी आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, संडे का छुट्टी नहीं मिलेगी और संडे का भी क्लास चलेंगे, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से एक एक चीज़ों को ख़त्म करके फिर हमें एग्ज़ाम्स के पेपर्स वगैरह सब कुछ करने पड़ेंगे। तो हमारे संडे का छुट्टी अब जहाँ तक पॉसिबल होगा हम छुट्टी नहीं करेंगे। आप सबका धन्यवाद। हम कल इसके बात करेंगे और जी थैंक यू सर।